जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 100A। इसमें चैप्टर सेंचुरी हो गई, सेंचुरी नॉट आउट। तो पार्ट ए में आपको बताया हम अपना रूटीन का जो लेक्चर्स है वो लेके चलते हैं, और पार्ट बी में हम इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर्स को डिस्कस किया करते हैं ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। डेली बेसिस के ऊपर हम इंटरनल कंट्रोल्स के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। सकता हो गया कर रहे हैं कि नहीं प्रैक्टिस? शुक्र। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी इस लेक्चर में हम चैप्टर 23 हमने कंप्लीट किया था, क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट वाला, उससे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल का जो चैप्टर 23 है इसका स्कोप क्या है, डिस्कस क्या करता है कि एक ऑडिट इंगेजमेंट में क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपने ये देखा कि ये चीज़ें स्टार्ट ऑफ द इंगेजमेंट से लेके एक्सेप्टेंस से लेके एंड तक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू तक चलती है। ठीक है, इन शॉर्ट वो ये चाह रहा है कि आपने ऑडिट में जितने भी प्रोसीजर एक्टिविटी स्टेप्स परफॉर्म किए हैं उन सब में आपने ये इंश्योर किया हो कि ISAs की रिक्वायरमेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स और जो गुड क्वालिटी वर्क होना चाहिए उसके मुताबिक काम किया गया है। इसको हमने पढ़ लिया। इसमें आपको कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबली सबसे ज़्यादा अहम है? हाँ जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 इंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला। हाँ, बाकी पूछने को आपको पता है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद हमने सारा ही करना है। मैं भी वो डॉक्यूमेंटेशन में से पूछ ले कि बताइए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की डॉक्यूमेंटेशन क्या है। बहरहाल, तो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे 4 क्वेश्चन दिए थे, इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने अंदाज़ा लगाना है कि क्या ये क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर का क्वेश्चन हुआ ना तो आपका फोकस कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं होगा। फिर आपने ब्रॉड लेवल पे सोचना है कि कोई भी इशू सामने आ सकता है किसी भी चैप्टर में से। रिक्वायर्ड में कह रहा है डिस्कस द क्वालिटी इश्यूज इन द अबव सिनेरियो। क्वालिटी को हमने अंडरलाइन कर लिया। अब आइए सिनेरियो को पढ़ते हैं। कह रहा था ऑडिट मैनेजर ऑफ ABC कंपनी विच इज द लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड को अंडरलाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी कुछ रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी आती हैं, हमारी कुछ जाहिर है प्लानिंग वगैरह भी ज़्यादा हम करते हैं। लिस्टेड कंपनी एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹10 बिलियन एंड रेवेन्यू ऑफ ₹100 बिलियन। याद रखें, लिस्टेड कंपनी कह दिया तो दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक, ये क्लाइंट बड़ा है, लार्ज क्लाइंट है। हाँ, ये हमें अब बिलियन से भी अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम अमाउंट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखते हैं। लिस्टेड ही काफ़ी था हमें ये बताने के लिए कि एक बड़ा क्लाइंट है, इस पे टीम भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये हाँ, नॉर्मली जो एक्सपीरियंस है मेरा, तकरीबन 15 के लगभग ये टीम होती है, 2-4 ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं। 15 के ऑन एवरेज 15 बंदों की टीम एक लिस्टेड क्लाइंट को ऑन एवरेज, कम या ज़्यादा हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लिस्टेड कंपनी का भी साइज डिफरेंट होते हैं। द एंगेजमेंट टीम इंक्लूड्स ए पार्ट सुपरवाइजर एंड 2 ट्रेनीज। जी बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? स्टाफ कम, ठीक है। सफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेट। अच्छा मुझे ये बताइए, उसने हमें क्वालिटी इशू डिस्कस करने को कहा है, क्या हमें सिर्फ इशू डिस्कस कर देने चाहिए कि उनका कोई हल या उनका जो सोल्यूशन है वो भी प्रेजेंट करना चाहिए? सिर्फ इश्यूज आइडेंटिफाई कर दें जाए, लेकिन अगर एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा होना तो फिर आपने उसका सोल्यूशन भी बता देना उसको, ठीक है। हमने सोल्यूशन में कोशिश किया है कि इसका सोल्यूशन भी बताते जाएं ताकि आपको पता हो कि अगर एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा हो इसका सोल्यूशन भी बताने। सारे के सारे क्वेश्चंस ICAP के बुक में से है, अभी पास्ट पेपर में से ICAP ने इसको टेस्ट नहीं किया अभी, ठीक है, लेकिन जाहिर है सिलेबस में है और 2-3 अटेम्प्ट से टेस्ट नहीं हुआ, चांसेस है टेस्टिंग के। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए था आपके ख्याल में? सफिशिएंट टीम पर्सोनल हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज should have been allocated to engagement team।
पहला इशू हमने आइडेंटिफाई कर लिया, चलिए इसके साथ मान लिख लीजिए। फिर इसके बाद कंसीडरिंग द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर इट वाज डिसाइडेड दैट द प्लान्ड ऑडिट अप्रोच टू ट्रेड पेएबल वाज टू प्लेस रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स ऑन परचेजिंग। इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना ये इसकी इजाजत है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि रिलाई किस बेस पे किया गया। टाइम अवेलेबिलिटी को सामने रखते हुए किया गया, ये गलत किया, क्योंकि रिलाई करना चाहिए किस बेस पे, कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ को देख के और फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना लाजमी थे रिलाई करने से पहले, ठीक है, लेकिन कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ को नहीं देखा गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं किए गए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या सजेशन दे सकते हैं, इनको क्या करना चाहिए, इन्हें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने चाहिए, और अगर कंट्रोल स्ट्रांग है फिर रिलाई करना चाहिए। कंट्रोल स्ट्रांग साबित होते हैं फिर रिलाई करें। दो इशू सामने आ गए, एक टीम वाला, एक कंट्रोल्स वाला। फिर इसके बाद हेंस ऑडिट टीम डिसाइडेड टू डू टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड हेंस द ऑडिट टीम डिसाइडेड टू डू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड रिड्यूस सब्सटेंटिव टेस्टिंग वेयर पॉसिबल। अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन पहले उसे ये असेस करना चाहिए कि क्या कंट्रोल स्ट्रांग है, कंट्रोल स्ट्रांग है या वीक है, फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की तरफ चलना चाहिए। अगर इनिशियल असेसमेंट कंट्रोल स्ट्रांग की हो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये डिसीजन इनिशियल असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स पे होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है कि नहीं, टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर नहीं है। Next, as per delegation of authority manual, the purchase order were required to be authorized by deputy manager procurement during test of, ये सिस्टम बता रहा है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बता रहा है कि हमारे बिजनेस में ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इट वाज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिट टीम दैट at least 7 purchase orders had not been authorized by the deputy manager procurement। अब ये कंट्रोल्स का चैप्टर आपने पढ़ रहे हैं, ये ऑथोराइजेशन क्या ये कंट्रोल एक्टिविटी होती है, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज एग्जांपल बता सकते हैं, और कौन कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं, ऑथोराइजेशन है, नहीं वो जो कंट्रोल एक्टिविटीज की उसने हेडिंग दी हुई है, प्री नंबरिंग तो है, वो जो था मेन हेडिंग जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 था, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कंट्रोल एक्टिविटीज की उसने एग्जांपल दी थी ना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑथोराइजेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें पता चल गया ये कंट्रोल वीकनेस है। इसका क्या करते हैं, कंट्रोल वीकनेस का क्या करते हैं, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, अपना रिस्क इंक्रीज करते हैं, प्रोसीजर बड़ा। शाबाश, देखते हैं उसने क्या किया है। कह रहा है व्हेन द ऑडिट टीम मेड इंक्वायरीज फ्रॉम द स्टाफ इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द परचेजेस वर मेड फॉर बिजनेस पर्पसेस। द टीम कंक्लूडेड दैट नो एडिशनल प्रोसीजर वर रिक्वायर्ड। पता चला कि बिजनेस पर्पस के लिए ही है, तो कुछ प्रोसेस सही किया गया नहीं किया। क्यों सही नहीं किया, क्या करना चाहिए था, इसे कम्युनिकेट करना चाहिए था, अपना रिस्क इंक्रीज करना चाहिए था, अपने प्रोसीजर भी परचेजेस या क्रेडिटर्स के एरिया में इंक्रीज कर देने चाहिए थे। क्लियर? तो आपको समझ आ रहा है इसमें क्या क्या इश्यूज है। अब देखिए उसने इंटरनल कंट्रोल का भी पूछ लिया, उसने प्लानिंग का भी पूछ लिया, और अब ज्यादा फोकस उसने इसी के ऊपर किया, इन दो इश्यूज को, ठीक है। लेकिन क्वालिटी का जब रिक्वायरमेंट में वर्ड आ जाए, इसका मतलब है पूरे ऑडिट में कहीं से भी वो इशू आपके सामने रख सकता है। क्लियर जी? अच्छा, एक एडिशनल पॉइंट, एक जनरल पॉइंट है जो कि क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज में हर जगह पे आप ये लिख सकते हैं कि इंडिकेट कर दिए प्रॉब्लम्स का होना, जो ऊपर आपने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, ये इंडिकेट होना, ये प्रॉब्लम्स का होना ये इंडिकेट करता है कि इस इंगेजमेंट का प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं हुआ, या ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है उसमें कुछ इश्यूज हैं, उसको इम्प्रूव होना चाहिए। क्योंकि अगर इनका खुद सोचिए, अगर इनका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अच्छा होता, इनका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अच्छा होता तो ये इशू सामने ना आते।
ठीक है, तो आप एक जनरल वीकनेस भी एंड पे या जनरल क्वालिटी इशू भी एंड पे लिख सकते हैं कि अगर इस ऑडिट में ये इशू सामने आए हैं, इसका मतलब है इनका अपना जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो पुअर है। क्लियर? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जी क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 2 कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ सबसे पहले रिक्वायरमेंट, डिस्कस द क्वालिटी इश्यूज इन द अबव सिनेरियो। क्वालिटी को अंडरलाइन कर ले, क्वालिटी इश्यूज को। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ BFF कंपनी, ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को अंडरलाइन करें। पेटी कैशियर इज ए रिलेटिव ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट। कोई इशू है? कौन सा इशू है? हाँ जी, वो क्या था? क्लोज फैमिली रिलेशनशिप, क्लोज फैमिली। इसे कौन सा थ्रेट क्रिएट होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन। During review, you found out that the audit assistant identified that the petty cashier incurred entertainment and fuel expenses for personal use for rupees 15,000. अच्छा, एक इशू तो रिलेशनशिप, दूसरा इशू इसके आइडेंटिफाई होने के बावजूद उसको टीम से नहीं निकाला गया असिस्टेंट, कोई सेफ गार्ड अप्लाई नहीं किए गए। क्लियर? पहले में आपने क्या बता दिया इसको कि टीम मेंबर का रिलेटिव है पेटी कैशियर, ठीक है, इसमें टीम मेंबर को रिमूव कर देना चाहिए टीम से, ठीक है, लेकिन वो नहीं किया गया। एक इशू तो ये आपने डिस्कस कर दिया। अच्छा, इसके बाद अब दूसरा इशू कि हाँ, उस पेटी कैशियर ने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज किए हैं 15,000, इनकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए थे। नहीं, पेटी कैशियर पर्सनल यूज के लिए किया है। असल में इसमें फोकस इस बात पे नहीं है कि अप्रूवल ऑथराइजेशन होनी चाहिए, नहीं, फोकस इस बात के ऊपर है पर्सनल यूज किया है। पर्सनल ऑफिशियल रिसोर्सेज को पर्सनली यूज करना ये फ्रॉड की एग्जांपल है, तो ये एक फ्रॉड है। लेकिन अमाउंट इमटेरियल है, क्या इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, फ्रॉड क्वालिटेटिव इमटेरियल है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? ये एक लेवल अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ये कम्युनिकेट करना चाहिए था, ठीक है, तो ये जो कि नहीं किया गया। तो इस केस स्टडी में दो इश्यूज थे क्वालिटी से रिलेटेड। वो दो इश्यूज कौन कौन से थे? एक एथिकल इशू था और दूसरा फ्रॉड का इशू सामने आया, दोनों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तीसरा पॉइंट जनरल लिख सकते हैं। जनरल कौन सा पॉइंट? The problem indicates that firm's quality control system is poor या needs improvement. 2 में जी हाँ, ऑडिट असिस्टेंट है, थ्रेट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन क्या हमें डिस्कस ही नहीं करना? एग्जाम में आ गया फिर तो डिस्कस करना है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो वैल्यूएशन जब हम करते हैं उसमें वैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स में है पोजीशन क्या है इंडिविजुअल की। यहाँ पे भी असिस्टेंट है और दूसरी तरफ वो भी पेटी कैशियर है, दोनों की पोजीशन को इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एग्जाम में डिस्कस ही नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली ये सिचुएशन सामने आए तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी सिग्निफिकेंस लो है, लेकिन इतनी लो नहीं है कि इग्नोर ही कर दें। एग्जाम में तो कोई भी इशू आ जाए केस स्टडी में, हम उसे इग्नोर नहीं करते। You are the third. What's the qualification in the above scenario? You are the audit manager of GHI company, ये listed company, listed को अंडरलाइन कर लें। फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर किसे कहते हैं? डायरेक्टर को, CFO को कहते हैं। क्या ये डायरेक्टर 2/4 गवर्नेंस की डेफिनेशन में शामिल है? फाइनेंस डायरेक्टर के नाम में लफ्ज डायरेक्टर लिखा हुआ है, तो ये 2/4 गवर्नेंस की डेफिनेशन में है? नहीं है, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये बताया था ना, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस कंट्रोलर, और कुछ जगहों पे अमेरिकन क्वेश्चन में प्रेसिडेंट का वर्ड भी बोलता है। फाइनेंस डायरेक्टर हैज नॉट कंप्लीटेड द टैक्स कंप्यूटेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। इंस्टेड ही हैज आस्क्ड द ऑडिट असिस्टेंट हु हैज रिसेंटली पास्ड हिज CA एग्जामिनेशन टू कैलकुलेट द कंपनीज टैक्स पेबल फॉर द ईयर ऑन द प्रीमाइस दैट ऑडिट असिस्टेंट वाज मोर अप टू डेट विद चेंजेस इन फाइनेंस एक्ट।
बताइए इसमें क्या इश्यू है? हाँ जी, लिस्टेड कंपनी है, आप इसको टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसमें और कोई इशू है? हाँ, कॉम्पिटेंस क्लाइंट के उस पर डाउट क्रिएट होते हैं, लेकिन ये क्लाइंट की कॉम्पिटेंस पे डाउट क्रिएट हो रहे हैं। क्लाइंट के लिए हम इंटेग्रिटी वैल्यूएट करते हैं और अपनी कॉम्पिटेंस। अगर ये हमारे टीम मेंबर की कॉम्पिटेंस का इशू होता ना, तो फिर हम कहते हैं कि इसको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट रिसोर्स नहीं है। और क्लाइंट में इंटेग्रिटी का मसला होता, फिर हम कमेंट करते हैं कि हम विड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए कॉम्पिटेंस, चूँकि क्लाइंट की कॉम्पिटेंस हो तो हमारा रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन हम इस पर कोई फर्दर विड्रॉल नहीं करते। कॉम्पिटेंस ना होने की वजह से विड्रॉल नहीं किया जाता, इंटेग्रिटी की वजह से किया जाता। तो यहाँ पे आप ये इशू रेज कर सकते हैं कि क्लाइंट सफिशिएंटली कॉम्पिटेंट नहीं है, इससे हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, बस इतना। विड्रॉल की बात नहीं करनी। बड़ा रिस्क जो इसमें, बड़ा इशू जो इस सिचुएशन में है, वो कौन सा इशू है? कि लिस्टेड कंपनी को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसको कोड ऑफ एथिक्स अलाउ नहीं करता। क्लियर? ये थर्ड इशू। फोर्थ क्वेश्चन, फिर एक बड़ा क्वेश्चन। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट ऑफ कंपनी, डिस्कसिंग द क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज रेज। जो भी क्वालिटी कंट्रोल इशू या फिर कह रहा है जो भी इशू आपको नजर आया, आपने इसको डिस्कस करना है। स्टार्ट करें जी। यू हैव बीन असाइंड एन ऑडिट मैनेजर ऑन सेरेन लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड को अंडरलाइन कर लें। ऑडिट मैनेजर हु वाज प्रीवियसली असाइंड इज ऑन प्रिविलेज लीव ड्यू टू पर्सनल रीजन। प्रिविलेज लीव, हर एक को कुछ लीव्स अलाउ होती हैं। ठीक है, अभी जब आपने आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, आपको कुछ लीव्स आपके ट्रेनिंग में लिखा होता है कि कितनी लीव्स अलाउड हैं। वो कैलकुलेशन होती है, वो शायद ये कंफर्म नहीं, कोई 80-90 के लगभग होती है, मुझे एग्जैक्टली अब पता नहीं है। वो कह रहा है जी वो उन लीव्स पे चला, ठीक है, पर्सनल रीजन की वजह से। द ड्राफ्ट शादी हो भाई, शादी जरूरी थी क्या ऑडिट जरूरी था? बाद में शाबाश, ये डिपेंड करता है शादी किसकी है। चले, तो द ड्राफ्ट फाइनेंशियल, अच्छा इवन ये भी एक क्वालिटी इशू है कि अगर आपको पता था कि इस सीनियर ने इसके प्रीवियस लीव्स हैं, तो आप प्लान करें। जैसे आपने नोट किया होगा कि जो CFAP के पेपर होते हैं, वो होते हैं जून और दिसंबर में। आपके पेपर होते हैं मार्च में और सितंबर में। CFAP के जून और दिसंबर में। ऐसा क्यों है भला? इसलिए कि ज़्यादातर क्लाइंट ईयर एंड है जून और दिसंबर, तो फर्म वाले ये चाहते होंगे, प्रोबेबली इसकी एक रीज़न हो सकती है, मे बी ना हो, लेकिन एक रीज़न जो मुझे समझ में आती है वो ये कि जब जून एंड आए, यानी क्लाइंट का ईयर एंड, जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो टीम के सीनियर मौजूद हों वहाँ पे। ठीक है, अपने पेपर दे के जून के पहले या दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में क्लाइंट पे मौजूद हों। वरना वो फिर क्या करते हैं कि वो एक साइकोलॉजिकली टेंशन होती है ना, अगर उनके पेपर भी मार्च में होते हैं, तो जब जनवरी फरवरी में वो प्रेशर अरूज पे है, क्लाइंट फाइनलाइज हो रहा है, तो उस वक्त अपने पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैनेजमेंट की, इसी तरीके से फर्म भी मैनेज करते हैं कि अगर क्लाइंट ऐसा हो ना जहाँ पे अवेलेबिलिटी, सीनियर की अवेलेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वैसे सीनियर को भेजते हैं जिसकी छुट्टियाँ ना हो, या कम से कम प्लान कर लेते हैं कि अगर ये छुट्टियों पे गया तो उसकी जगह पे कौन दूसरा सीनियर होगा जिसको एलोकेट करना है, ताकि जॉब चलती रहे, वो डिले ना हो। वरना अगर टीम का सीनियर मौजूद ना हो, जाहिर है टीम की परफॉर्मेंस वो नहीं होती, जॉब डिले हो सकती है। तो यहाँ पे आपके ख्याल में क्या एट टाइम प्लानिंग के वक्त में क्या इस इशू को कंसिडर करना चाहिए था कि हमारे टीम के कितने मेंबर ऐसे हैं जो कि छुट्टियों पे जाना है जिन्होंने, और उस अरसे में काम कैसे चलाना है? बिल्कुल होना चाहिए था, जो कि इस केस में अभी तक तो नहीं पता चल रहा कि हुआ। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 200.2 मिलियन एंड टोटल एसेट्स ऑफ रुपीज 650.5 मिलियन। मटीरियलिटी की कैलकुलेशन के लिए इन्फॉर्मेशन दी है। द ऑडिट सुपरवाइजर हु इज पार्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सुपरवाइजर जो सुपरवाइज कर रहा है पार्ट क्वालिफाइड नहीं है, क्या आपके ख्याल में कॉम्पिटेंट है? नहीं। लिस्टेड क्लाइंट है, ध्यान में रखिएगा। छोटा मोटा क्लाइंट होता तो हम कहते चलें कोई नहीं,
एंगेजमेंट पार्टनर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, क्योंकि लिस्टेड क्लाइंट है इसलिए इसमें सुपरवाइजर का भी, सारी टीम का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, कम से कम जो लीड कर रहा है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। लेकिन ये सुपरवाइजर एंगेजमेंट पार्टनर नहीं होता है, जैसे रखिए ये मैनेजर से थोड़ा नीचे ग्रेड है, इसको मैनेजर कह लें, कुछ जगह पे मैनेजर भी, पार्ट क्वालिफाइड को मैनेजर भी रखा जाता है। हैज स्टार्टेड यू sorry has shared with you that company has changed valuation policy from cost to fair value। हमें बताया कि कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन बेसिस चेंज क्या कर सकती है। दिस वाज नॉट आइडेंटिफाइड एट प्लानिंग एज ए हाई रिस्क एरिया, ये एक हाई रिस्क एरिया कंसीडर नहीं किया गया था। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? सिग्निफिकेंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बल्कि इसको की ऑडिट मैटर के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, की ऑडिट मैटर की लिस्ट में भी था। नेक्स्ट कह रहा द वैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय एन एक्सटर्नल फर्म ऑफ वैल्यूज, द ऑडिट मैनेजर एंड द टीम हैज नॉट हर्ड ऑफ देयर नेम बिफोर, पहले उनका कभी नाम नहीं सुना। द ऑडिट सुपरवाइजर सेड दैट ऑन देयर वेबसाइट इट हैज बीन मेंशन्ड दैट दे हैव सम वेरी वेल नोन कंपनीज as their clients. The information has not been substantiated from any other source. एक्सपर्ट से वैल्यूएशन करवाई गई है, लेकिन उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करने के लिए रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किए, सिर्फ उनकी वेबसाइट विजिट की गई है, और इवन उस वेबसाइट के विजिट करने से भी जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको सब्सटेंशिएट नहीं किया। सब्सटेंशिएट मतलब वेरीफाई, कॉरोबरेट नहीं किया गया। तो सही किया गया। 3 इश्यूज आइडेंटिफाई हुए। पहला इशू कौन सा? पार्ट टाइम क्वालिफाइड वाला। दूसरा इशू चेंज इन पॉलिसी वाला। तीसरा एक्सपर्ट को वैल्यूएट नहीं किया, और एक फोर्थ लीव वाला। 4 इश्यूज इसमें आइडेंटिफाई, और एक फिफ्थ भी ऐड कर सकते हैं। क्या किसका मतलब? फर्म का जो ओवरऑल वर्किंग इन्वायरमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, उसमें वीकनेसेस हैं, वरना अगर सिस्टम गुड क्वालिटी का अडॉप्ट किया होता फर्म ने, ये इशू सामने ना आते। वे क्लियर? आपने इनका सोल्यूशन हम घर जाके तसल्ली से देख लेना है, ठीक है? और ये ज़हन में रखिएगा, मार्क्स को देख के अगर ज़रूरत हो तो इसकी सजेशन भी लिख दीजिएगा। मार्क्स ज़्यादा हो तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे इश्यूज़ के साथ सजेशन भी लिख दें, ठीक है? चूंकि अभी तक ये क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं कंफर्म हो के आपको ये नहीं बता सकता कि लफ्ज़ जब क्वालिटी इश्यूज आपसे कहता है डिस्कस कीजिए तो उसमें सजेशंस इंक्लूड करनी है कि नहीं। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन में आपको कंफर्म होके बताता हूँ, जैसे कोड ऑफ एथिक्स में कंफर्म होके मैं भाई अगर उसने सेफ गार्ड मांगे हैं तो बताने हैं, वरना नहीं बताने। कंफर्म होके बता दिया, कंफर्म होके बता दिया। सिग्निफिकेंस पूछे या ना पूछे वो बतानी है, क्योंकि वो पास पेपर्स के ट्रेंड से, एग्जामिनर कमेंट से, मार्किंग स्कीम से, सोल्यूशन से हमें पता चल जाता है। 2-4 दफ़ा टेस्टिंग होती है जब। इसमें चूंकि अभी पास पेपर में टेस्टिंग नहीं हुई, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि इसमें सिर्फ क्वालिटी इश्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, इनका सोल्यूशन भी हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा। टू बी ऑन सेफ साइड बेहतर क्या है, मार्क्स देख के आप इसको, अगर मार्क्स ज़्यादा हो तो सजेशंस भी, यानी जो जो इशू नज़र आए उसके सजेशन भी आप इंक्लूड करते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इस चैप्टर में कोई मुश्किल था? ये चैप्टर 23 या इसमें आपको कोई नई चीज़? ये नॉर्मल था, क्लियर था? चलिए, अच्छा अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर 13, लास्ट चैप्टर है हमारा आईटी वाला। हाँ जी, इसमें कुछ याद करने की चीज़ें, लेकिन ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं है। ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें तो 2 ही हैं पूरे ऑडिट में। एक चैप्टर 10 है जो सबसे ज़्यादा अहम है, और चैप्टर 10 के बाद 12 का वो 1 पेजर, वो कंट्रोल शीट, ठीक है जी? ये याद, ये वैसे कंट्रोल्स वाले पॉइंट्स याद कर रहे हैं ना आप? चलिए अब हम स्टडी करते हैं
पास कीजिएगा जी। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 13। इसका टाइटल है आईटी सिस्टम कंट्रोल्स कैट एंड फ्लो चार्ट काट दीजिए, फ्लो चार्ट। ये पुराना टाइटल है, ये फ्लो चार्ट अब हमारे सिलेबस से निकल चुका है, अब हमारे सिलेबस में एग्जामिनेबल नहीं है नहीं कहीं पे, सिर्फ हेडिंग में आ रहा है। हेडिंग में आपसे मैंने कहा इसको काट दीजिए, चैप्टर में कहीं नहीं है, चैप्टर में से एक्सक्लूड हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन ये है, क्या अकाउंटिंग या ऑडिटर, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट होना चाहिए? पहले मैं थोड़ा थीम सेट कर लूँ, फिर उसके बाद होना चाहिए। क्यों? हमारा काम तो अकाउंटिंग और ऑडिट से है। हाँ जी, हमारे क्लाइंट तो अब सिग्निफिकेंटली आईटी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। इनिशियली जब आईटी सिस्टम अडॉप्ट करना शुरू किया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो हम इसे एक एक्सपर्ट की कैटेगरी में ही क्लासीफाई करते थे, अभी भी एक्सपर्ट की कैटेगरी में क्लासीफाई होता है। लेकिन वो ये कहते हैं क्योंकि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर बिजनेस का, हर इंडस्ट्री का, हर फील्ड का लाजमी हिस्सा बन चुका है, तो हमें हमारी अकाउंटिंग या ऑडिट की फील्ड में भी इसको ऑप्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब हमारा क्लाइंट सिग्निफिकेंटली आईटी सिस्टम यूज़ कर रहा हो। याद रखें, हमारे सारे क्लाइंट अपने ऑपरेशंस में आईटी सिस्टम को सिग्निफिकेंटली यूज़ नहीं कर रहे होंगे। कुछ सिग्निफिकेंट यूज़ कर रहे होंगे, कुछ यूज़ नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत तो हर क्लाइंट यूज़ करता है, हर, इवन आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट सिग्निफिकेंट यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते। क्या आप किसी एक क्लाइंट की एग्जांपल दे सकते हैं जो अपने ऑपरेशन में सिग्निफिकेंटली आईटी सिस्टम को यूज़ करते? सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह, आईटी कंपनी, बैंकिंग सेक्टर, शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इवन डिपार्टमेंटल स्टोर भी अपने बिलिंग सिस्टम जब जनरेट कर रहे हैं आईटी सिस्टम यूज़ कर। फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो आप मेडिकल स्टोर चले जाएं, जो बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं, उन्होंने अपना आईटी सिस्टम जो है बिलिंग का, इन्वेंट्री का रखा हुआ सिस्टम और बिलिंग का, जिससे वो फौरी तौर पे बता देते हैं आपको मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं, और बिल भी जनरेट हो जाता है। तो अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज़ कर रहे हों तो हमारे लिए, मुझे ये बताइए, अभी आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा बन गया कि नहीं? अगर क्लाइंट अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आईटी सिस्टम को भी यूज कर रहा है, तो क्या ये आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा बन गया कि नहीं? भाई एग्री कीजिए, हिस्सा बन गया। स्टेप नंबर 1, ओके, आगे चलते हैं। अब अगर आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा बन गया, तो हमें तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने ये समझाया है कि जब कभी किसी क्लाइंट पे जाओ, पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करो। क्या उस असूल को सामने रखते हुए अब हमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है। अच्छा, क्या सिर्फ अंडरस्टैंड करने से मुराद हम उससे पूछे, भाईजान आप अपना सेल्स के लिए लैदा सिस्टम, बिलिंग के लिए, इन्वेंट्री के लिए लैदा सिस्टम, ये हर एक्टिविटी के लिए या ईआरपी सिस्टम यूज करते हैं, क्या ये पूछना चाहिए, या कि ये अंडरस्टैंडिंग के बाद उस सिस्टम को टेस्ट भी करना चाहिए? अगर क्लाइंट कहे कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है, तो क्या टेस्ट भी करना चाहिए? जैसे किसी बैंक ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो उसका एटीएम का जो सिस्टम है ठीक काम कर रहा है कि नहीं, सैंपल बेस पे आप कुछ ट्रांजैक्शन चेक करके देखेंगे। भाई ऐसे ही है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, हमें एज ऑडिटर ना सिर्फ ये कि उस आईटी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, बल्कि उस आईटी सिस्टम को टेस्ट भी करना है। एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, उसको हमने टेस्ट करना है, हमें भी फिर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में मैनुअली ही काम करना चाहिए कि हमें भी कंप्यूटर से असिस्टेंस लेनी चाहिए? हमें भी कंप्यूटर से असिस्टेंस लेनी चाहिए। ठीक है। इस चैप्टर के 2 बड़े हिस्से हैं, मैं आपको दोनों में लॉजिकल डिफरेंस सिखाना चाह रहा हूं। पार्ट ए है और पार्ट बी है।
पार्ट ए में हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं क्लाइंट के आईटी सिस्टम की, ठीक है, क्लाइंट का आईटी सिस्टम क्या है और इसमें कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं। और पार्ट 2 में हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हमने ऊपर कंट्रोल सीखे थे। यानी इन रफली स्पीकिंग पार्ट ए को आप लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी कंट्रोल और पार्ट बी को लिख सकते हैं टेस्टिंग ऑफ आईटी कंट्रोल्स, ठीक है। और हमारी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स गेस कीजिए किस पार्ट में यूज होंगी, पार्ट बी में, शाबाश, कंट्रोल टेस्टिंग, ठीक है। या इसके अलावा अगर कंप्यूटर का कुछ और इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम, कंट्रोल्स के अलावा अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत जिक्र करेगा। तो पार्ट ए में हमारा फोकस क्या होगा, क्लाइंट का सिस्टम, क्लाइंट के आईटी कंट्रोल्स। पार्ट ए में हमारा फोकस क्या होगा, क्लाइंट का आईटी सिस्टम और क्लाइंट के आईटी कंट्रोल्स। और पार्ट बी में हमारा फोकस क्या होगा, ऑडिटर कैसे यूज कर रहा है आईटी सिस्टम को अपने ऑडिट करने में, यानी कंट्रोल्स टेस्ट करने में या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने में। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? पार्ट ए में हम क्या करेंगे, फोकस किसके ऊपर होगा, क्लाइंट के ऊपर, कि क्लाइंट की एक्टिविटीज, आईटी से रिलेटेड सिस्टम क्या है और उससे रिलेटेड कंट्रोल्स क्या हैं क्लाइंट के। और पार्ट बी में कि ऑडिटर कैसे आईटी को यूज करता है अपने ऑडिट के दौरान में। दो चीजें। अब हम यानी यूं समझ लीजिए, पार्ट ए में आपने मैनेजमेंट बन के समझना है, पार्ट बी को आपने ऑडिटर बन के समझना है, ठीक है, ताकि आपका माइंडसेट सही ट्यून अप रहे। पहले कंसेप्ट आईटी कंट्रोल। देखें, आईटी सिस्टम क्लाइंट अगर यूज कर रहा है तो हर सिस्टम के कुछ ना कुछ कंट्रोल्स भी होते हैं, क्योंकि हर सिस्टम में रिस्क ऑफ एरर तो होता ही है, और जहां पे रिस्क ऑफ एरर हो उसको रिड्यूस करने के लिए, मैनेज करने के लिए कंट्रोल्स भी होते हैं। तो हमें सबसे पहले वो बता रहा है टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। सबसे पहले क्या बता रहा है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल्स की टाइप्स को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक है टाइप के कंट्रोल किस स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन पे लगाया गया, क्या कंट्रोल ट्रांजैक्शन के स्टार्ट पे ही लगा दिया गया ताकि गलत किस्म की ट्रांजैक्शन आगे जाए ही ना, या कंट्रोल्स ट्रांजैक्शन में दरमियान में कहीं लगाया गया, ठीक है, ताकि अगर कोई चीज है तो वो सामने आ जाए, डिटेक्ट हो जाए, या के एंड पे, यानी जब वो इवेंट हो गया, सामने भी आ गया, अब उसको करेक्ट कैसे करना है उस पर्पस के लिए लगाया गया। तो कंट्रोल की पहली क्लासिफिकेशन है कि आपका पर्पस क्या था, क्या एरर को प्रिवेंट करना, एरर को डिटेक्ट करना, या एरर को करेक्ट करना। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल कोई सा भी हो उसके पर्पस यही होते हैं, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। आपने इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़ी है कहीं पे? हाँ, उसकी डेफिनेशन में क्या ये तीन अल्फाज आ रहे थे, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। उसका मतलब दुनिया का हर कंट्रोल जो है, ये असल में तीन अल्फाज नहीं, तीन टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल थे। जरा देख लें क्या चैप्टर 12 में था। चैप्टर 12 में देखें इंटरनल कंट्रोल की अगर ये है तो इसको लहदा प्रिवेंट को लहदा, डिटेक्ट को लहदा, करेक्ट को लहदा अंडरलाइन कर लें कि इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन में ये तीन अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हैं। ठीक है जी, कि किस पर्पस के लिए कंट्रोल्स को अप्लाई किया गया, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। क्लियर? फिर इसके बाद एक दूसरी टाइप भी है क्लासिफिकेशन की, कंट्रोल्स को किस लेवल पे कंट्रोल्स को अप्लाई किया गया। कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी एरिया के लिए होते हैं। अच्छा, आईटी की लैंग्वेज में ना, आईटी की लैंग्वेज कुछ थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हैं
तो आईटी जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में एरिया कहते हैं ना, आईटी की लैंग्वेज में उसे कहते हैं एप्लीकेशन। तो अगर मैं आपसे कभी बोलूँ ना सेल्स एप्लीकेशन, तो आपने परेशान नहीं होना मुश्किल सा लफ्ज़ क्या है। ये आईटी वाले ना मुश्किल, कंसेप्ट सिंपल ही होता है, अल्फाज इनके मुश्किल होते हैं। ये कभी इनसे प्रैक्टिकल भी बात करके देख लेना, वो छोटे सा एक कंसेप्ट होगा उसको ऐसे बना कर पता नहीं क्या जिन काम करना है, करना कुछ भी नहीं होता, यानी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं। तो सेल्स एप्लीकेशन का मतलब क्या, सेल्स है। तो कंट्रोल्स की एक क्लासिफिकेशन है कि क्या कंट्रोल सिर्फ किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए है या कि बहुत सी सारी एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ही है। तो अब हम कंट्रोल्स की टाइप्स को स्टडी करने लगे हैं। पहली टाइप, पहली क्लासिफिकेशन, ये दो तरह से क्लासिफाई किया। जैसे कॉस्ट काउंटिंग में पढ़ते होंगे आप, यहाँ पढ़ा होगा कि कॉस्ट को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, कभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कभी सेलिंग कॉस्ट, फिर उसके एक और क्लासिफिकेशन है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, फिर मार्जिनल है, एब्जॉर्प्शन वगैरह वगैरह। उसी तरह कंट्रोल्स को हमने दो हिस्सों में दो तरह से क्लासिफाई। एक क्लासिफिकेशन क्या है कि कंट्रोल्स प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव हो सकते हैं। कंसेप्ट दोनों के इंतहाई आसान, दोनों। प्रिवेंटिव कंट्रोल का मकसद क्या है, एरर को अकर होने से ही रोकना। स्टार्ट में, फर्स्ट प्लेस यानी स्टार्ट में ही अकर होने से रोकना कि एरर हो ही ना। इन कंट्रोल का मकसद क्या होता है कि एरर अकर ही ना हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे ऑथराइजेशन, किसी भी पेमेंट से पहले अगर उसकी ऑथराइजेशन, इसका मतलब फेक पेमेंट होगी ही नहीं, ठीक है। हमें ना हर स्टेज पे कंट्रोल्स प्लेस करने पड़ते हैं। पहले ये कि हो ही ना, और दूसरा अगर हो तो आइडेंटिफाई हो जाए। तो अभी किस स्टेज पे हैं हम, कि हो ही ना। दूसरी एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। अगर एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, एक करना भी चाहेगा, अब जैसे सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट एक सेल रिकॉर्ड करना भी चाहे, तो जो इनवाइसिंग डिपार्टमेंट है वो कहेगा भाई गुड डिस्पैच नोट तो है नहीं, मैंने इनवाइस बनाता, ठीक है। अगर जो परचेज डिपार्टमेंट वाला है वो फेक परचेज रिकॉर्ड करना भी चाहे ताकि उसकी पसंद के बंदे को पेमेंट हो जाए और बाद में आधी आधी कर लें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले कहेगा मैंने कंप्लीट ऑर्डर ट्रेल के बगैर परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करनी ही नहीं, पहले जीआरएन लेके आओ फिर रिकॉर्ड करता हूँ। वो एंट्री रिकॉर्ड होगी क्या, खुद सोचे परचेज सिस्टम में अगर जीआरएन नहीं है एक ट्रांजैक्शन का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला रिकॉर्ड करेगा उसको, वो नहीं करेगा। इसीलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से इंश्योर हो जाता है कि कोई फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही ना हो, ठीक है। सेग्रीगेट ऑथराइज। एक्सेस कंट्रोल्स, एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं, एक्सेस कंट्रोल जी हमने एप्लीकेशन कंट्रोल में पढ़ना है, लेकिन अभी कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं ताकि बाद में आसानी हो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े, ये भाईजान का ये आईटी सिस्टम है ना, इसमें आईटी सिस्टम में हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, और एक तीसरी चीज भी होती है जो इन दोनों से ज्यादा अहम है, वो है डाटा। शाबाश। तो कंप्लीट आईटी सिस्टम में तीन चीजें होती हैं, याद रखिएगा, ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। अच्छा, अब इसको सोचिए, अब एक्सेस कंट्रोल क्या है कि इनके एसेट्स जो हैं इनको अनऑथोराइज्ड पर्सन की पहुंच में ना हो। जैसे मेडिसिन देना बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो एसेट्स जो है ये चोरों की पहुंच से दूर रखें। ये है एक्सेस कंट्रोल्स। एक्सेस, इसको क्या कहते हैं, एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल्स दो तरह के होते हैं। वो जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो ऊपर करके कहीं रख दिया मेडिसिन को, वो है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब हो सकता है कि भाईजान का ये इधर ये मुसलसल ये लेक्चर में आधा लेक्चर ये बात मैसी कोई ज़रूरी काम था, ज़रूरी काम करते रहे, साथ वाले ने देखा ये आधे घंटे से ऐसे नहीं कोई अहम काम लग रहा है जो कर रहा है, और रखा और साथ ओपन किया और नंबर नोट कर लिया। क्लास में मोबाइल यूज़ करने का सबसे बड़ा रिस्क है, बता रहा हूँ, बाद में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है। क्यों, आप अपने आपको होश ही नहीं होता दाएं क्या चल रहा है बाएं क्या चल रहा है, कुछ तो दाएं बाएं वाला था ना वैसे।
तो इसलिए क्लास में अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज़ है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, समझाना मेरा काम था। तो हाँ तो गूगल लेंस है तो ये क्या इन्होंने क्या किया, अपने देखें हार्ड अपनी नज़र के सामने रखा, फार इनके हाथ में है ये, इसका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल गुड है, लेकिन अगर ये पासवर्ड इनको लगा देते हैं तो पासवर्ड का लगाना ये कौन सा कंट्रोल है, लॉजिक। पासवर्ड का लगाना फिजिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, इनटेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इन शॉर्ट हमारे एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक है आईटी वर्ल्ड में, एक फिजिकल एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। हमें कौन से वाले एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, दोनों को। टेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होते हैं, जो फिजिकली किसी को हमारे एसेट्स के अनऑथोराइज्ड पर्सन को करीब नहीं आने देते, और इनटेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होते हैं, ठीक है, जैसे पासवर्ड वगैरह। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखें, वहां पे जो उनका बाजू का वो आईटी रूम होता है, उसमें लिखा होता है फॉर ऑथोराइज्ड पर्संस ओनली। ये कंट्रोल फॉर ऑथोराइज्ड पर्संस ओनली, अनऑथोराइज्ड पर्सन फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। और अगर आप चले भी जाएं, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, देखा आगे पासवर्ड लगा हुआ था, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। क्लियर। तो फिजिकल और तो एक्सेस कंट्रोल्स जो हैं ये प्रिवेंट करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, वो चोरी नहीं होने देंगे, ना फिजिकल फॉर्म में ना आपके डाटा की शक्ल में। ये एक्सेस कंट्रोल समझ आ गया, जो विच रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को हमारे एसेट्स तक एक्सेस नहीं देंगे, पहुंचने नहीं देंगे। दो टाइप्स हैं इसकी, फिजिकल और लॉजिकल। तो ये प्रिवेंटिव। एक दफा जरा प्रिवेंटिव के कंसेप्ट को जहन में रखे, एग्जांपल्स मैच करें, सारी मैच होती हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल्स कौन से हैं? ऐसे कंट्रोल्स जो अक्कर होने से नहीं रोकते, बल्कि अक्कर होने के बाद उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उनको जैसे आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे आपने पासवर्ड लगाया कि छोटा भाई गेम्स खेलता रहता है, आपने तो ऑनलाइन लेक्चर लेने होते हैं, पासवर्ड लगाया, ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल था, ये प्रिवेंटिव था। डिटेक्टिव या करेक्टिव? प्रिवेंटिव था, ठीक है। अब छोटे भाई ने भी गैस कर लिया या किसी दिन देख लिया कि पासवर्ड क्या है, अब पासवर्ड उसने लगाया और फिर उसके बाद उसने गेम्स खेलना शुरू कर दी। क्या आपको बाद में शाम को जब आप लाइब्रेरी से वापस घर आए, आपको पता चल सकता है किसी तरीके से? कैसे? स्क्रीन टाइम, बैटरी टाइम से, हिस्ट्री से, ये ज्यादा सिस्टम हिस्ट्री को कहते हैं हम आईटी की लैंग्वेज में लॉग या सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग से पता चल सकता है आपको। तो सिस्टम लॉग कौन सा कंट्रोल है? डिटेक्टिव कंट्रोल, जो प्रिवेंट नहीं करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कोई एरर अकर हो चुका है। हम प्रैक्टिकली गैस कीजिए, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं कि डिटेक्टिव? दोनों करते हैं। शाबाश। क्या बोलते कोई प्रिवेंट, क्योंकि आपको पता है कोई भी कंट्रोल 100% परफेक्ट नहीं होता, ये आईटी के दुनिया का असूल है, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ हो तो इसका मतलब आगे कंट्रोल्स वीक है। तो ये है सिस्टम लॉग, इसको कहते हैं सिस्टम लॉग्स। इसके अलावा रिकंसिलिएशन, अच्छा ये तो आईटी का कंट्रोल्स था। अब आपको एग्जांपल देता हूं मैनुअल वर्क के। पेमेंट होने से पहले सीएफओ की तरफ से कोई भी बैंकिंग चेक की पेमेंट होगी, सीएफओ ऑथराइज करेगा, प्रिवेंटिव कंट्रोल। अच्छा, इसके बाद मंथ एंड में बैंक रिकंसिलिएशन बनेगी, उसमें अगर कोई ऐसी पेमेंट है जो बैंक से हो चुकी है लेकिन सीएफओ ने ऑथराइज नहीं की थी, कैश बुक में नहीं आ रही, आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो बताइए रिकंसिलिएशन कौन सा कंट्रोल? डिटेक्टिव कंट्रोल। रिकंसिलिएशन एरर होने से रोकेगा नहीं, लेकिन जो फेक पेमेंट, 2 नंबर पेमेंट्स पूरे महीने में हो चुकी है, उनको डिटेक्ट करेगा। ये हमारा डिटेक्टिव कंट्रोल हो गया। इसी तरह एक्सेप्शंस रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या है, ये हम कंट्रोल्स वाले टॉपिक में जब स्टडी करेंगे उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई
अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर हो तो वो रिपोर्ट जनरेट होती है जो कि रेलिवेंट ऑफिसर को, जो जिसको भी हमने एलोकेट किया होता है, इन्फॉर्म करती है कि सर ये ट्रांजैक्शन गलत है। यह होता है एक्सेप्शन रिपोर्ट। इसको आज जो कंट्रोल वाले लेक्चर में वो था ना प्रीसेट लिमिट, प्रीसेट उसके साथ रिलेट करके एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे मुझे आप याद करवाइएगा सर ये प्रीसेट लिमिट के साथ आपने एक्सेप्शन रिपोर्ट को रिलेट करना है। ठीक है, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट बेसिकली नाम से जाहिर है जब कोई एक्सेप्शन अकर हो जाती है उसके बाद रिपोर्ट बनती है और उसमें लिखा होता है कि क्या मसला है ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें, क्या करना चाहिए। फिर है करेक्टिव कंट्रोल्स। करेक्टिव कंट्रोल का पर्पस क्या है? जब एरर डिटेक्ट हो चुका है उसको करेक्ट भी तो करना है। जब पता चल गया कि चोरी हुई है, फेक पेमेंट की है कैशियर ने सीएफओ की अप्रूवल के बगैर, अब उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या हो सकता है? डिसिप्लिनरी एक्शन ये हो सकता है उसके खिलाफ एफआईआर करवाई जाए, उससे पैसे रिकवर करवाए जाए, उसे जॉब से निकाल दिया जाए। एक केस स्टडी में उसने कहा सीएफओ ने छोटी अमाउंट थी इसलिए सीएफओ ने कैशियर को वार्निंग देके छोड़ दिया। क्या सही किया? इमटेरियल फ्रॉड, वो टेस्ट कर रहे होते हैं, अगली दफा बड़ा फ्रॉड करके निकल जाते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म जब कभी कोई भी एरर हो याद रखे जरूरी होता है। ठीक है, ऑडिट में माफी की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी ने गलती की है ना पहली, उसको दूसरी गलती का मौका नहीं देना। भाई हर एक फील्ड का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मैंने तो सिर्फ ऑडिट पढ़ाना है आपको। हाँ ठीक है, तो ऑडिट में क्या है? माफी नहीं है। माफी का मतलब है किसी ने एक दफा गलती की है, कोई जुर्म किया है, फ्रॉड किया है, देखिए एरर हो तो उसके ठीक है, उसको सिखाना है, वो नॉर्मल है। फ्रॉड की माफी नहीं है। फ्रॉड किया तो उसके खिलाफ एक्शन और डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म लेना चाहिए। फिर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, एक फर्ज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन अपने जितना भी ट्रांजैक्शन उसका बैकअप क्रिएट कर रही है। बताइए बैकअप आपके ख्याल में प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है, डिटेक्टिव के करेक्टिव? पर्पस को ध्यान में रखना है तीनों कंट्रोल्स के। कौन सा कंट्रोल है? करेक्टिव। शाबाश। क्यों, कैसे करेक्टिव है? इनके सारा जो सिस्टम डाटा डिलीट हो गया वो रिकवरी करने में, रिस्टोर करने में काम आएगा। बिल्कुल, इसे कहते हैं हम कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। इसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन में बहुत सी एग्जांपल आएगी, बैकअप उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, बैकअप, या अगर आपको कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन फॉर द टाइम बिंग मुश्किल लग रहा हो ना तो इसको काट के बैकअप भी लिख सकते हैं, डाटा बैकअप। ठीक है, तो यहाँ इसे बाजू आते कंटिजेंसी प्लान भी कहते हैं। तो इन तीनों में से कंटिजेंसी प्लान या डाटा बैकअप या कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन में से जो आपको लफ्ज आसान लगे यूज कर सकते हैं। तीनों का मतलब मिलता जुलता ही है, लेकिन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। तो मेरी रिकमेंडेशन यह थोड़ी सी मुश्किल आपको लग रही होगी, लेकिन यही टर्म यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है, एप्लीकेशन कंट्रोल में काम आ जाएगी। क्योंकि इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल जानबूझ के ऐसी भी रखी हैं जो एप्लीकेशन कंट्रोल से रिलेट करते हैं, ताकि फ्यूचर में भी इन्हीं एग्जाम्पल से कंसेप्ट हमारे क्लियर हो। जी, तो बताइए क्या कंट्रोल्स की तीन टाइप, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, ये क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं। कंट्रोल्स की और टाइप्स, जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल्स कौन से हैं? जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से रिलेट करते हैं, जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से, जैसे ऐसे कंट्रोल जो सिर्फ सेल्स से रिलेट करते हो, ऐसे कंट्रोल जो सिर्फ परचेजेस से रिलेट करते हैं एक एप्लीकेशन से, और वो कंट्रोल जो सारे के सारे सिस्टम से रिलेट करते हो। ये कंसेप्ट, अल्फाज शायद थोड़े से डिफरेंट होंगे, आईटी है ना, लेकिन ये कंसेप्ट 99% वही है जो रिस्क एट फाइनेंशियल सिस्टमैटिक लेवल, सही कह रहे हैं, वही, और वही है जो एक और, ये कंसेप्ट वही है जो, गैस कीजिए, आईटी जनरल कंट्रोल्स और आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल का कंसेप्ट वैसा ही है जैसा कि शाबाश कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज।
कंट्रोल एक्टिविटीज पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करें, कंट्रोल एनवायरनमेंट ओवरऑल पूरे। तो ये आईटी की वर्ल्ड में भी कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जो पूरे ओवरऑल सिस्टम से रिलेट करते हैं, जो बहुत सी एप्लीकेशन, तकरीबन सारी एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जनरल कंट्रोल। और जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल। छोटी सी एग्जांपल, आप कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं, एक है ऑपरेटिंग एक सॉफ्टवेयर है विंडोज, वो भी एक तरह से सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक है MS ऑफिस, वर्ड है, ये एक्सेल है। अब कुछ कंट्रोल्स वर्ड के हैं कि उसने 2 मिनट के बाद ऑटो सेव करना है डॉक्यूमेंट को, ये कंट्रोल है। बैकअप क्रिएट करते रहना है, ये कंट्रोल है, ठीक है। और कुछ कंट्रोल्स है विंडोज के कि उसने अपना सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करते रहना है, ये कंट्रोल है, ताकि नए आने वाले वायरस से प्रोटेक्शन हो सके। अब जो विंडोज से रिलेटेड कंट्रोल्स है वो किस कैटेगरी में आएंगे? जनरल, क्योंकि विंडोज सिर्फ एक एप्लीकेशन ओवर, वो सारे सिस्टम की इफेक्टिव फंक्शनिंग में उसको सपोर्ट कर रही है। और जो वर्ड से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो सिर्फ वर्ड से रिलेटेड है, उनका एक्सेल को कोई फायदा है नहीं, लेकिन विंडोज के कंट्रोल्स का एक्सेल को फायदा है। फर्क समझ रहे हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हमें किसी क्लाइंट पे अगर जाएं, वो आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, क्या हमें आईटी कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। फिर इसके बाद आगे बताइए, पहले कौन से कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करें? जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन। अगर जनरल कंट्रोल इफेक्टिव है, एप्लीकेशन कंट्रोल, और अगर जनरल कंट्रोल इनफेक्टिव है, फिर एप्लीकेशन कंट्रोल्स की तरफ जाए ही ना। शाबाश। क्यों? मतलब खुद बताएं, अगर विंडो, मेरे पास एक विंडो थी, वो करप्ट नहीं होगी, वो अब वो कोई 15-20 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाती थी। तो मैं बड़ा हैरान, क्योंकि विंडो रीस्टार्ट होती थी तो फिर वर्ड भी नहीं चलता था, वो भी बंद हो जाता था। ये क्या चक्कर है? जब विंडो एक अलहदा एप्लीकेशन है, वो अगर रीस्टार्ट हो रही है तो वर्ड क्यों मेरा बंद हो रहा है? जाहिर है वर्ड ने चलना है, सपोर्ट उसको विंडो ही कर रही है ना, विंडो के बगैर थोड़ा अलहदा से चलेगा। इसलिए अगर एप्लीकेशन कंट्रोल स्ट्रांग है, जनरल कंट्रोल स्ट्रांग है, मे बी एप्लीकेशन कंट्रोल स्ट्रांग हो वीक हो, लेकिन अगर जनरल कंट्रोल्स वीक हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स वीक ही होंगे। कुछ कंसेप्ट समझ आया? ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक दफा इनकी रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। आपके पास 3 मिनट है इनकी, और एग्जाम्पल ज्यादा अहम है। पूरे आईटी में याद रखिए, कंसेप्ट आसान है, कंसेप्ट कोई मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पल जो है ना, ये आपने जहन में लिंक करनी है कंसेप्ट के साथ। लिंक हो जाए बहुत अच्छी बात, लिंक ना हो तो रटा लगाएं, लेकिन मोर देन 90% एग्जाम्पल्स लिंक हो जाती है। रीडिंग टाइम के एंड पे क्वेश्चन।
जी कितने स्टूडेंट्स अभी रीडिंग कर रहे हैं? हाँ तकरीबन सबने कर लिए जी। क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? ये आईटी सिस्टम है, इसमें मैनुअल कंट्रोल्स भी आ रहे हैं। जैसे सिस्टम लॉग तो हमें चले समझ में आता है, आईटी कंट्रोल्स हैं। ये रिकन्सिलिएशन जो है ये मैनुअल कंट्रोल का। वो एक लतीफ़ा याद आ गया, बचपन में सुना था, वो हंसी तो नहीं आएगी आपको, उम्मीद है पूरी, लेकिन फिर भी याद आ गया तो मैंने कहा चलें कोई नहीं। बहुत ही सुस्त कोई आदमी था भाई के जैसा, और इन भाईजान का एक बड़ा ही एफिशिएंट साइंसदान दोस्त था। एक दिन साइंसदान बड़ा खुश आया दोस्त के पास, लेजी दोस्त के पास, कहने लगा तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसी इजाद की है तुम खुश हो जाओगे। वो लेजी दोस्त, सुस्त दोस्त था, कहने लगा क्या? उन्होंने कहा मैंने एक ऐसी मशीन इजाद की है तुम उसका बटन दबाओगे वो हर काम कर देगी। तो वो कहने लगा बटन तो मुझे ही दबाना पड़ेगा ना। इससे हमें क्या लेसन मिला कि दुनिया का बड़े से बड़ा ऑटोमेटेड सिस्टम भी आ जाए ना, ह्यूमन इंटरवेंशन को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। किसी ना किसी लेवल पे बटन तो इंसान को ही दबाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए दुनिया के हर, याद रखें वो एक जगह पे लिखता है, कहता है मैनुअल सिस्टम में आईटी कंट्रोल्स ना हो ये पॉसिबल है, लेकिन आईटी सिस्टम में मैनुअल कंट्रोल्स ना हो पॉसिबल नहीं है। इसलिए दुनिया का हर आईटी सिस्टम होगा उसमें कुछ ना कुछ मैनुअल कंट्रोल्स भी, मैनुअल पार्ट भी होंगे, ठीक है। दोनों तरह के कंट्रोल्स। क्लियर जी? और की क्वेश्चन? जी मेरे में डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म का मतलब है सजा और जजा का निज़ाम। क्या वो ये रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब तक अगर कोई गलती करता है, कंट्रोल्स के वायलेशन करता है, अगर आपने उसको सजा ना दे तो दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी कंट्रोल्स की वायलेशन करेंगे। और ऐसे होता है, ऐसे होता है। आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ती है। अगर आपने एग्जाम्पल सेट की है, ये किसी एक ने वायलेशन की, आपने उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया, दूसरे भी अलर्ट हो जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है हमने कंट्रोल्स की वायलेशन नहीं करने। लेकिन अगर आपने किसी एक को एक्सेप्शन दे दी तो फिर माफ़ी दे दी, फिर दूसरे भी कहेंगे सर हमें भी वहाँ। तो इसीलिए डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म का मतलब ये है सज़ा और जजा का निज़ाम, कि अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई एम्प्लॉय कंट्रोल वायलेशन करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्लियर जी? अच्छा, अब इसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है आईटी जनरल कंट्रोल्स। ये हम अब बाकी के जो पार्ट ए में हमने क्या स्टडी करना पड़ा, आईटी जनरल कंट्रोल की एग्जांपल्स और आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स की एग्जांपल्स। पार्ट 1 में हमने क्या स्टडी, अब देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 यही है ना। पार्ट 1 में उसने आपको टाइप्स बता दी, और सॉरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में टाइप्स बताई हैं, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 में वो आपको एग्जांपल्स बता रहा है। पहले कौन सी एग्जांपल है? जनरल कंट्रोल। अच्छा, अब इसमें ना आपने पहले मेन कंसेप्ट को बिल्ड करना है, फिर उसके बाद उसके अंदर एग्जांपल्स को समझना है। पहले मेन एक्टिविटीज बिल्ड, तो सबसे पहले कैटेगरीज को आपने समझना है। आईटी जनरल कंट्रोल्स में कैटेगरीज को, इसको आप यूज समझिए कि आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आईटी सिस्टम। पहली कैटेगरी है आईटी जनरल कंट्रोल्स की, डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम। इसमें डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन, ठीक है, दो अल्फाज हैं। लफ्ज़ डेवलपमेंट, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, कुछ ऐसी होती है जो बना बनाया बाय करती हैं। ये हेडिंग दोनों को कवर कर रही है, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम भी और एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम भी। लेकिन ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादातर केस आपके ख्याल में कौन सा होगा प्रैक्टिकली? एक्विजिशन को अंडरलाइन कर ला। हेडिंग पूरी एज इट इज़ याद करनी है, ठीक है। सिर्फ इसको जहन में रखेंगे तो कंट्रोल्स क्लियर। एक एग्जाम्पल भी काफ़ी होती है।
डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम में आप क्या सीख रहे होंगे कि जब आपने किसी भी आईटी सिस्टम को एक्वायर करना है किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये भाई कहने लगा सर ये तो मुझे बचपन से पता है, जब मैंने ज़िंदगी में पहला कैलकुलेटर लिया था ये कंट्रोल्स मैंने उसी वक्त सीख लिए थे, क्योंकि मैंने पहला कैलकुलेटर जब लिया तो उसको मैंने 2 + 2 = 4 खरीदने से पहले देखा 4 आता है कि 5 आता है, क्या टेस्टिंग की थी पहले। फिर मैंने देखा था उसके साथ एक मैनुअल है, कोई छोटा 1-2 सफ़ा बड़ा सा सफ़ा होता है जिसके ऊपर उसके फंक्शन लिखे होते हैं कि उसका सारा मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन हो सिस्टम काम कैसे करता है, सिस्टम काम कैसे करता है ये तो मैं। और फिर मैंने एक्वायर करने से पहले पूछ लिया था कि पीआरसी में कौन सा कैलकुलेटर परमिसिबल है, किस कैलकुलेटर की इजाज़त है, कि बाजार में जाके बहुत से सिस्टम मौजूद है कोई सा भी उठा के घर ले आए, कि पहले सर्च की, फिर बाय करने से पहले उसको देखा कि क्या वो सही ऑपरेट कर रहा है, टेस्टिंग की, फिर देखा उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि नहीं। भाई कैलकुलेटर खरीदने से पहले ये सारे काम करते हैं कि कैलकुलेटर भी एक आईटी सिस्टम है और क्या है, तो उसके तो ये कौन से कंट्रोल, जब आप ये सारी चीजें 2 + = दबा के 4 आता है कि नहीं ये देख रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम कंट्रोल्स टेस्ट कर रहे थे। उसकी बिल्कुल एग्जांपल है लेकिन मैं अभी आपको मेन कैटेगरी लेवल पे ला रहा हूं। तो डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम में हमने क्या देखना है, जिस सिस्टम को हम डेवलप या एक्वायर कर रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के मुताबिक हो, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के मुताबिक। पीआईए के लिए जो सॉफ्टवेयर या आईटी सिस्टम सूटेबल है वो एजुकेशनल कॉलेज के लिए हो सकता है सूटेबल ना हो, सर्विस सेक्टर के लिए कुछ सूटेबल है वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूटेबल ना हो। तो आपने जो भी आईटी सिस्टम लॉन्च करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नीड का, क्लियर, एक बार जरा पढ़ के बताएं ऑब्जेक्टिव क्या है डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम का, इस कैटेगरी का, के टू इंश्योर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड, कि जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी वो कैसे डेवलप हो, या इनकंसिस्टेंसी विद एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव को ज़हन में, कंसिस्टेंसी विद एंटिटीज ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन करें। क्या आपने जो भी आईटी सिस्टम पाए, वरना लोगों की मिलियंस की इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती है जब उन्हें पता चलता है सिस्टम उनके किसी काम का नहीं है। ठीक है, इनिशियली आईटी वाले यही करते हैं, वो आपको आगे कहेंगे बस आपकी दुनिया आप घर बैठे होंगे देखें आपका अकाउंट बैंक अकाउंट भरता जाता बड़ा, बाद में पता चलता है कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे होता है ना सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वैसा 1-2 दफा ऐसे हुआ, सॉफ्टवेयर खरीद लिया, बाद में पता चला वो मेरे लैपटॉप जिस लैपटॉप के साथ यूज करना उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं था। अब यहाँ तो मैं लैपटॉप बता, और लैपटॉप के ऊपर टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी थी, लैपटॉप भी चेंज करने की कोशिश की, वो टाइपिंग स्पीड नहीं बनी, वो फिर मैंने संक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया। तो ये पहले मुझे देखना चाहिए था सॉफ्टवेयर से पहले, वो उस वक्त बड़ी एडवर्टीजमेंट चल रही होती है यूट्यूब पे, देखे ना उनके लिए, वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली इतना क्लियरली नहीं बताते, बाय कर लेते बाद में पता चलता है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ चेंजेस टू प्रोग्राम, जो सिस्टम आपने बाय कर लिया वो उसके बाद उसको कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा है क्या? नहीं, हो सकता है आपने जो आईटी सिस्टम बाय किया उसमें स्टैंडर्ड क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, बाद में आपको चेंज करके 45 डेज करना पड़े, अब पॉलिसी चेंज हो सकती है, इन्वेंट्री लेवल चेंज हो सकते हैं, क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकती है, हो सकता है आपके हमने अब क्रेडिट सेल करनी नहीं है, या सिस्टम में सिर्फ कैश सेल की ऑप्शन थी, आप क्रेडिट सेल भी करना चाहते हैं। तो क्या जो सिस्टम आपने एक दफा बाय कर लिया उसमें चेंजेस की ऑप्शन होनी चाहिए, और जब चेंजेस की ऑप्शन होनी चाहिए तो जितनी भी चेंज है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होनी चाहिए कि जिसका जो मर्जी चेंज कर ले। जैसे आई क्या आपने केस स्टडी में टेस्ट किया था, उसने कहा सेल्स मैनेजर ने आईटी वाले से फोन पे कह दिया कि सिस्टम को चेंज कर दो, आईटी वाले ने कहा अच्छा, और फौरी तौर पे चेंज कर दिया। उसके बाद एक हल्का सा धमाका हुआ, 3 दिन तक कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई। बताइए क्या कंट्रोल्स वीक थे? ऑथोराइजेशन से पानी कलामी हुई रिटर्न में, और लाइव सिस्टम में चेंज कर दिया। भाई पहले टेस्टिंग तो करो, टेस्टिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन, चलते ऑपरेशन में तजर्बे ऐसे थोड़ी होते हैं। बट
और फिर एक और कंट्रोल्स भी हो गया, बैकअप नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक, ये कंट्रोल्स भी। तो आप समझते हैं कि कोई भी चेंजेस करनी हो प्रोग्राम में, प्रोग्राम मीन सॉफ्टवेयर, उससे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, टेस्टिंग भी होनी चाहिए। पहले में हमने क्या किया, एक्विजिशन, दूसरे में क्या किया, अगर चेंजेस करनी है तो पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग होनी चाहिए। इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है इस कैटेगरी का मकसद क्या है, टू इंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड अप्रूवल ऑफ प्रोग्राम चेंजेस। जो चेंजेस कर रहे हैं उनकी पहले अप्रूवल हो, ठीक है, जैसे ऑथोराइजेशन हो उसकी, वगैरह वगैरह, भाई होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, अब तीसरी जब कैटेगरी आप पढ़ेंगे ना तो आप सोचेंगे कि दूसरी और तीसरी में फर्क क्या है। तीसरी कैटेगरी है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू, ये भी चेंज है वो भी चेंज है। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन, ये हम नहीं कर रहे, ये वाला चेंज, ये अनऑथोराइज्ड चेंज है, ये हैकर्स कर रहे हैं, हैकर्स। और याद रखें, हैकर्स लाजमी नहीं बाहर के हों, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी हो सकते हैं, वो भी डाटा हैक कर लेते हैं। बाज़ औक़ात एम्प्लॉय जो होता है ना, उसको नौकरी से जवाब दे, वो कहता है अच्छा सर सामान समेट लो, समेट समूट के सारा डाटा भी निकल जाता है, कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है, सर मुझे रखते हैं तो ये डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो हमें याद रखिएगा, अनऑथोराइज्ड चेंजेस जो हमारे प्रोग्राम या डाटा में हो सकती हैं, ये सिर्फ आउटसाइड लोग नहीं, इनसाइड। इसलिए कि जब आप इसके कंट्रोल्स पढ़ेंगे ना, इससे बचने के लिए क्या कंट्रोल, उसमें कुछ कंट्रोल्स का फोकस आउटसाइड वर्ल्ड पे होगा, कुछ का इनसाइड होगा। रीजन क्या है कि अनऑथोराइज्ड चेंजेस इनसाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में आई साइड हैक कर ले, अपना रिजल्ट चेंज कर लेंगे, ये एक्सटर्नल एग्जांपल। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय हुआ और पेरोल एप्लीकेशन पे काम कर रहा हुआ, वो अपनी सैलरी का जो अर्ली रेट होगा बढ़ा देगा, इनसाइड चेंज है। भाई समझ आ रहा है दोनों में? फिर से कि डॉक्यूमेंटेशन चेंज का प्रोग्राम का मतलब क्या है कि जो हमने ऑथोराइज चेंजेस करनी है वो प्रॉपरली, जो हमने करनी है चेंजेस, वो प्रॉपरली ऑथोराइज हो, डॉक्यूमेंटेड हो, टेस्टेड हो। और प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल, ये क्या है कि कोई बाहर कोई और बंदा, अनऑथोराइज्ड पर्सन चेंज ना कर ले। कह रहा है, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, इससे मजीद क्लियर हो जाएगा। टू इंश्योर दैट अनऑथोराइज्ड पर्संस डू नॉट मेक चेंजेस इन द प्रोग्राम और न्यू प्रोग्राम आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड विदाउट ऑथोराइजेशन। नया वायरस ही भेज दिया, क्लियर है? तो अभी तक कितने आईटी जनरल कंट्रोल्स पढ़े हमने? 3। पहला था एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम, दूसरा था चेंजेस टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम फॉर यूजिंग करेक्ट वर्जन ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा फाइल। ये तो आपको पता होगा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन होते हैं, ठीक है। तो हमने ये इंश्योर करना होता है कि सही वर्जन यूज किया जा रहा है। जैसे पेरोल एप्लीकेशन जो होती है ना, ये अगर मिड ऑफ द ईयर में सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाए, ईयर एंड है 31 दिसंबर, 30 जून पे सैलरी का इंक्रीमेंट लग गया, अब 30 जून से पहले जो पेरोल प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेशन यूज हो रही थी उसका वर्जन 1.1 था। अब आपने 6 महीने तक 1.1 यूज करना है और 6 महीने के बाद क्यों? क्योंकि वो चेंज हो चुका है। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर होता है जो टैक्स की कैलकुलेशन करता है, आपको तो मैनुअली सिखाई जाते हैं, प्रैक्टिस में इतना टाइम किसके पास होता है आपके ख्याल में करता है? उसका कंसेप्ट सिखाने के लिए प्रैक्टिस में सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने सिर्फ 1-2 एम्प्लॉइज़ की रीचेकिंग करनी होती है कि कैलकुलेशन ठीक है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में एरर तो नहीं किया गया। बाकी आप एम्प्लॉइज़ का नाम रखें, बेसिक सैलरी एंटर करें, वो खुद बहुत सारी कैलकुलेशन अलाउंसेस और टैक्स की भी कर देता है। लेकिन ये जो टैक्स वाला सॉफ्टवेयर है ना, ये हर साल चेंज होता है। क्यों भला? साल रेट चेंज होते हैं और बाज़ औक़ात मिड ऑफ द ईयर भी चेंज हो सकता है। तो मुझे बताइए कि क्या करेक्ट वर्जन यूज करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। यूजिंग करेक्ट वर्जन ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा फाइल, कि जब आपने
जिस ऐप को भी यूज, जिस एप्लीकेशन को भी यूज करना है, इंश्योर कर रहे हैं उसका करेक्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। ओल्ड वर्जन के जरिए जो ट्रांजैक्शंस होंगी ज़ाहिर ऑब्सोलीट होंगी, कुछ ना कुछ चेंज आया तो नया वर्जन है। फिफ्थ, एक्सेस कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। ये तो अभी पढ़ लिया हमने कि हमारे एसेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों प्रोटेक्ट होते हैं। टेंजिबल कैसे होते हैं? फिजिकल। इनटेंजिबल कैसे होते हैं? लॉजिकल से। देखें नीचे फिजिकल एक्सेस और लॉजिकल एक्सेस की एग्जांपल। फिजिकल एक्सेस दोनों ही हेडिंग दी है ना इसने। और फिर इंश्योर कंटिन्यूटी, ये लो ये तो अभी बैकअप है, बैकअप शैकअप, बैकअप के अलावा भी कंट्रोल्स है ना, ठीक है। ये 6 कैटेगरीज कौन कौन सी? आईटी जनरल कंट्रोल की 6 कैटेगरीज को डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम चेंजेस, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस। फिर उसके बाद तो तीनों आसान थे, करेक्ट वर्जन, एक्सेस कंट्रोल्स, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। मेन कंसेप्ट समझ आ गया। कंटिन्यूटी ऑपरेशन का क्या मकसद होगा? कि सिस्टम चलता रहे, चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। अगर तबाही भी आ जाए तो फौरन रिकवरी करें, फौरन रिकवरी करें। यह है कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। क्लियर जी? ठीक है। यानी अल्लाह करे बाकी 5 कंट्रोल सही काम करते रहे, जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए, अच्छी बात है। लेकिन ट्विस्ट तो आ जाते हैं। तो अगर कभी कोई ट्विस्ट आ जाए उन कंट्रोल्स के किसी के इफेक्टिव ना होने की वजह से, सिस्टम ठप हो जाए, उस सूरत में फिर हमने जीरो से कैसे दोबारा स्टार्ट करना है, कम से कम वक्त में अपना सारा सिस्टम रीस्टोर करना है, ये हमें कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन बताता है। क्लियर? अच्छा, इनको आप पढ़ेंगे ना, ये मोर देन 90% कंट्रोल ईजी है, ईजी है। सिर्फ मेन कंसेप्ट बिल्ड करना होता है, बाकी जो एग्जांपल्स लिंक, हाँ कुछ जगहों पे शायद आपको कंट्रोल्स थोड़े मुश्किल लगे। अब 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये कि एक एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। वैसे कुछ एग्जांपल ये मैंने जब स्टार्ट में था, ये प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव में, और इसमें समझा भी दी, आप देखेंगे वो रिपीट हो रहे हैं। या कि आपको रीडिंग के लिए कह दूं, आप रीड करके आए और जिनमें प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करें। ये कर लेंगे? अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी छोटे छोटे। सबसे बड़ी केस स्टडी शायद 5-7 मिनट की होगी। ये इस चैप्टर की, आईटी की सबसे बड़ी केस स्टडी 5-7 मिनट, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल्स अहम हैं। एग्जाम्पल्स आपने या तो समझनी तो कम से कम याद जरूर कर लेनी है। वो आपको कहेगा ये कंट्रोल है, इसकी एग्जाम्पल बताओ, ये कंट्रोल है, इसकी एग्जाम्पल बताओ, ये एग्जाम्पल है, बताओ किस कंट्रोल की एग्जाम्पल थी। बोथ वे में चलता है, टॉप डाउन भी, बॉटम अप भी बोथ वे में चलता है। लेकिन ज्यादातर वो आपको हेडिंग देके पूछेगा कंट्रोल्स बताओ। तो आप वादा करते हैं कि मैंने सिर्फ हेडिंग्स बताई, समझाई हैं आपको, और रैंडमली कुछ कंट्रोल्स की एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं। क्या घर जाके एक एक कंट्रोल्स को आप पढ़ लेंगे? पक्की बात है। ये भाई क्लास की गवाही देंगे तो फिर मानता हूँ। दे दें इनको टाइम? चलें ठीक है। तो अभी आपकी 10 मिनट की टी ब्रेक, टी ऊपर जाके लेके आना। आखिरी दिन भाई आपके साथ होगा, अभी आज आखिरी दिन नहीं है, ठीक है। और 10 मिनट गुजर जाएं तो जैसी चाहे हो लेके क्लास में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस जी, मेरे से डर लगता है। चलिए, लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ। अच्छा, असाइनमेंट नोट कर ली ना आपने कि ये सारे 6 कैटेगरीज एग्जाम्पल के साथ रीड करनी है। और आप देखिए असाइनमेंट कोई भी नहीं है, कोई छोटी मोटी होगी, 1-2 सवाल बस, ये ले वो बच्चे। तो रीड करने, याद भी हो जाए तो अच्छी बात, वरना याद करने को नहीं, कम से कम रीड जरूर कर लें, समझ आ जाए। आज के लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।